Hello friends, welcome to our YouTube channel One Stop Mathematics. In this video we discuss the solution of complex analysis of BHU 2018 paper. This video consists of 5 to 7 questions of complex analysis. We discuss all the questions one by one. So keep watching this video till the end. You have some enough knowledge and extra knowledge for this concept of complex analysis. Okay, so let us start this video. Okay friends, and before we start this video, we also said that if you don't have any paper of BHU 2018, so then you visit our Telegram channel, and then where you get this paper, then download it. Okay, so the first question is, I think you download this paper, then watch this video. Okay, the first question is number एक मिनट is number okay, the question number 34 of this paper is, चलिए रीड आउट करते हैं हमारे साथ. क्वेश्चन नंबर 34, इफ सी इज द सर्कल, आपको एक सर्कल दिया गया है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4. आपको एक सर्कल है, ये आप जानते हैं ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को. ओके, तो ये आपको दिया गया है मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 एंड देन आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4. ओके, तो आप सभी जानते हैं कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छी थ्योरम या बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताया गया है. वो फॉर्मूला है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहले इस जो चीज़ दी गई है आपको इसको ड्रॉ करना आना चाहिए आपको. जब हम ड्रॉ करेंगे ये आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं, ओनली जेड है, तो ये सर्कल पे है, मतलब इसका सेंटर जो है वो सर्कल पे है एंड द रेडियस विल बी 4. तो 4 रेडियस का हमने क्या खींच लिया, एक सर्कल खींच लिया. यहाँ पे चारों तरफ क्या है, 4 है. ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. अब हम इसे करते हैं. देखिए ये क्लोज इंटीग्रल रिस्पेक्ट जो कर्व आपको दे रखा है वो सी है, जो कि जो सी कर्व है वो एक सर्कल है ऑफ रेडियस 4. ठीक है, अब इसे आपको करना है. तो मैंने बताया था जो नीचे का टर्म है उसे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो फैक्टर आप करेंगे तो यहाँ पे एक पे जेड प्लस 2i आ जाएगा एंड एक में जेड माइनस 2i आ जाएगा. आप सिंपली सा देख सकते हैं भाई वर्गांतर रूल, आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन -4 टाइम्स आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डेट मीन्स प्लस 4. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से ईजिली से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कैसे होगा. ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली सा ये देखना है कि इसके सिंगुलर पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं. अब आप सिंपली है मेथड, बिल्कुल तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ. तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए दिस टर्म गोज टू 0. ओके, इसको आपको 0 के इक्वल रखना होता है. देन वहाँ से आप पाएंगे कि z बराबर 2i एंड z बराबर -2i. ठीक है, अब हमें कॉची इंटीग्रल जो फॉर्मूला है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारे सिंगुलर पॉइंट्स इस कर्व के अंदर आते हैं तो हम उसके लिए उन पॉइंट्स के लिए उसको यूज करते हैं. यदि कोई एक पॉइंट आता है तो हम उसी एक पॉइंट के लिए यूज करेंगे, अदर वाले के लिए नहीं करेंगे. यदि दोनों आते हैं तो हमें 2 इंटीग्रेशन में इसे डिवाइड करना पड़ेगा, देन वी सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि कितने पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं. ठीक है, देखो 2i का मतलब यहाँ पे दोनों जो हैं वो i हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों को हमें किस पे देखना, बाई पे. दिस i रिप्रेजेंट्स कि ये जो पॉइंट है ये आपको बाई पे मूव कर रहा है, मतलब ये जो आई का रिप्रेजेंटेशन होता है इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपको बाई पे देखना है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो एक्स होता है वो तो सादा आपका विदाउट आई वाला टर्म होता है एंड जो आई वाला टर्म होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके, तो 2i प्लस का है डेट मीन्स यहाँ पे आएगा कहीं, और ये माइनस का है डेट मीन्स यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके कर्व के अंदर है, डेट मीन्स हमें इन दोनों पॉइंट के लिए इस इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करना पड़ेगा. अब हमारा इस जो फिगर का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो हम इसे अरेंज कर सकते हैं. ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं. अब ये कैसे सॉल्यूशन होगा उसको देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंटीग्रेशन है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मैंने बताया था आपको. अब ये देखिए कैसे हो जाएगा. ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन जो ऊपर लिखा है वो लिखा रहने दीजिए. अब इसी को आप देख सकते हैं, आपने तो स्टेप ये लिखा होगा, इसके बाद जो स्टेप आएगा वो इस टाइप का आएगा. ठीक है, तो डी जेड अपॉन, देखिए पहला वाला पॉइंट को नीचे रखिए और सभी को ऊपर पहुंचा दीजिए. ठीक है, तो
यहाँ पे डी जेड यहाँ से हटा दीजिए, ये 1 अपॉन है, ठीक है। तो 1 अपॉन यहाँ से आप देंगे तो जेड प्लस 2i को आप ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये पूरे के नीचे में क्या बचेगा, जेड माइनस 2i, और यहाँ पे लगा दीजिए डी जेड प्लस। अब आपको मैंने जब इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में जब एक क्वेश्चन आया था ऐसा, उसमें क्या था, एक पॉइंट आ रहा था बट एक पॉइंट नहीं आ रहा था, उसमें भी आपको एक बार करके बताया था कि कैसे करा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये प्रैक्टिस होगी, और आपने यदि कॉम्प्लेक्स के लेक्चर्स अटेंड किए हैं कहीं भी, क्योंकि मैंने तो अपलोड नहीं किए, बट जहाँ भी किया आपने तो वहाँ से ये सब चीज़ें आपको पता होगा। बहुत इन जनरल फार्मूला है, सभी लोग इसका यूज करते हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो इसको आप करने के लिए 1 अपॉन यहाँ से आप जेड माइनस 2i को ऊपर ले जाएंगे, देन यहाँ पे अपॉन में जेड प्लस 2i को नीचे रखेंगे, देन डी जेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, आपको पता है ये कैसे हो सकता है, आप ये सब सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका बात रहा इसके लिए एक आपको लगाना है, इसके लिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, देन दिस 2 पाई आई एफ ऑफ दिस ए इज, ये क्या है, 2i है, याद रखना, क्योंकि इसको जब इक्वल करोगे ना तो ये 2i आएगा, तो यहाँ से 2i प्लस, जब यहाँ पे आप इक्वल करोगे तो 2 पाई आई एफ ऑफ माइनस 2i, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको पता है कि यहाँ जी एफ ऑफ इसकी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके लिए जो एफ ऑफ जेड का काम करेगा वो ये करेगा, और इसके लिए जो एफ ऑफ जेड का काम करेगा वो ये करेगा। आ रही हैं आपको चीज़ें समझ में धीरे धीरे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये चीज़ समझ पा रहे हो ना आप, क्योंकि देखिए ये जो टर्म है ना ये आपका नीचे का टर्म है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन यही हो जाएगा, तो बेसिकली बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड 2i रखना, तो 2i प्लस 2i 4i हो गया, तो 1 अपॉन 4i इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 2 पाई आई इंटू 1 अपॉन 4i, ठीक है, प्लस 2 पाई आई माइनस 2i जब आप पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई आई माइनस 1 अपॉन 4i। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि दिस 2 टर्म्स कैंसिल आउट बीच इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म आ रहा है, यहाँ पे प्लस टर्म आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो जो आंसर है आपका वो आपका 0 है, तो आप इजीली से देख सकते हैं, ओके। और वैसे भी आप यदि इसे करना चाहें तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी आप इसे कर सकते हैं, तो उससे भी करना चाहें तो उससे देख सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, कोई भी इंटीग्रेशन है इस फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, यदि आप कॉची इंटीग्रल नहीं लगा पा रहे तो, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा बीच का था इसलिए मैंने वो भी करा दिया, कहीं रह ना जाए। और पहले भी मैं बता दूं, यदि कोई भी सेट में कोई भी क्वेश्चन रह गया है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बिकॉज मैं तो देख लेता हूँ वैसे तो, यदि फिर भी कोई रह जाता है तो आप बता दीजिए, मैं वो भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट अच्छा है। देखिए आपको मेरे साथ पढ़ेगा, आपको कह रहा है इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन इलेक्ट्रिक फंक्शन वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन एंड यू माइनस बी, ये बहुत ध्यान से लिखना आप, ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई साइन वाई, ओके, एंड माइनस एक्स प्लस वाई, वो आपसे कह रहा है कॉज वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देन एफ ऑफ जेड आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से एफ ऑफ जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, डेट मीन्स आपको u चाहिए, आपको v चाहिए, और u भी आपको कैसे निकाल सकते हो, जिसके लिए कंडीशन आपको दे रखी है, यहाँ से आप u और v आप निकालना है। अब आपको एक और कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, जब एनालिटिक है तो एक CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ये आप जानते हैं। तो उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, v और u को फाइंड आउट करेंगे। तो v और u को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, चलिए। तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो करिएगा e टू द पावर माइनस एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो x के रेस्पेक्ट में आपको इसे करना है, डेट मीन्स
यहाँ तो 1 हो गया, ठीक है, इसका ध्यान से देखिएगा, इसका 1 हो गया, देन माइनस वाई का तो 0 ही हो गया। देखिए साइन वाई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, देन 1 का करोगे ये 0 हो जाएगा, तो 1 बेसिकली साइन वाई ही बचेगा, ठीक है, साइन वाई माइनस, जब आप उस पे जाओगे तो फिर से 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, देन कॉस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लस दैट सेकेंड फंक्शन सेम टू सेम एक्स माइनस वाई साइन वाई माइनस एक्स प्लस वाई cos y. Okay, the second function same to same, differentiation of first, that means minus times e to the power minus x. Okay, the differentiation of this term is minus times e to the power minus x. अब हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे निकालना है डेवर u को y के रेस्पेक्ट पे और डेवर मतलब v को भी y के रेस्पेक्ट, मतलब आपको पूरे टर्म को y के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो डेवर u अपॉन डेवर y माइनस डेवर v अपॉन डेवर y इज इक्वल टू द, तो आप इसे y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो e टू द पावर माइनस एक्स एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, एंड y के टर्म्स में जब आप इधर लगाओगे तो भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, देन उधर लगाओगे तो भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म में y आ रहा है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड आपको लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड दिस इज कॉस y प्लस साइन वाई। देखिए ये कैलकुलेशन है, यदि कहीं भी माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स उसे आप सही कर लीजिएगा, ओके। तो वैसे मैं ध्यान रख रहा हूँ, बट आप कहीं पे भी हो जाता है तो आप देख लीजिएगा। तो साइन का साइन बाई रहेगा, ओके, द साइन बाई, एंड जब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना तो x का 0 एंड द -1, ओके। तो साइन वाई का साइन वाई, देन द डिफरेंशिएशन x का 0 देन y का -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके। देन वहाँ पे आप जब करेंगे तो माइनस का ये तो माइनस ही रहेगा, इसे करली ब्रैकेट लगा लीजिए, देन कोज x प्लस वाई का, चलिए x प्लस वाई आप वैसे ही रखना चाहते हैं तो x प्लस वाई रखिएगा, एंड देन कोज वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन वाई हो जाएगा, प्लस आई थिंक आपको दिख रहा है, ये आई थिंक आपको दिख रहा है, ओके। तो साइन वाई हो जाएगा, एंड कोज वाई आप रखोगे और आप y का करोगे तो 1 आ जाएगा, देन कोज वाई का कोज वाई रहेगा। तो ये करली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई, दोनों हमने कर दी। अब यहाँ पे हमें CR इक्वेशन का यूज करना है, कैसे, देखिए यहाँ पे सी डेवर u अपॉन डेवर x है, बट यहाँ पे डेवर u अपॉन डेवर y है, डेवर u अपॉन डेवर y को आप डेवर u अपॉन डेवर x में बदलना है, ठीक है। तो डेवर u अपॉन डेवर y को डेवर u अपॉन डेवर x में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो डेवर u अपॉन डेवर y को डेवर u अपॉन डेवर y को u y को क्या कहते हैं हम लोग, u y को क्या कहते हैं माइनस वी एक्स, ओके। तो माइनस डेवर v अपॉन डेवर x, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको डेवर v अपॉन डेवर y को बदलना है, दैट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू यू एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, डेवर, यहाँ पे क्या था वी वाई था, देन डेवर u अपॉन डेवर x, ठीक है। तो हमने जो सारे टर्म्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x ला लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली से एडिशन करना है, ध्यान से देखना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए डेवर u यहाँ पे प्लस का है और डेवर u अपॉन डेवर x यहाँ पे माइनस का है, दिस टर्म विल कैंसिल आउट ईच अदर। आप एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं भी ऐसा करता हूँ, ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, देन दिस टर्म गोज टू प्लस एंड दिस टर्म गोज टू माइनस, ठीक है। और यहाँ से करली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, रिमूव, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमें दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप, अब ये थोड़ा सा देखिएगा कि क्या टर्म आपका कैंसिल आउट हो पा रहा है। देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि x माइनस वाई के साथ कोज वाई आ रहा है, बट यहाँ पे x माइनस वाई के साथ साइन वाई आ रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है। देन और कहीं कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको देखते हैं, एंड यहाँ पे x प्लस साइन वाई, एक्स प्लस वाई के साथ साइन वाई आ रहा है, तो ये फ्रेंड्स कोई भी चीज़ मुझे लगता नहीं कि कट हो रहा है, बट यहाँ से आई थिंक ये चीज़ जा रही है। देखिए यहाँ अब कॉस्ट जा रही है, देखिए e की पावर माइनस एक्स साइन वाई ये प्लस का टर्म है, बट यहाँ से आप जब e की पावर साइन वाई और e टू पावर x दिस इज अ माइनस टर्म, देन दिस गोज टू कैंसिल आउट विद दिस टर्म, एंड यहाँ से आप जब माइनस टर्म देखेंगे यहाँ पे भी ये क्या है, ओके ओके। यहाँ पे लास्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया था, किस टर्म का किया था,
इस टर्म का। ओके, तो cos बाई का cos बाई रहा था, ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ वो प्लस होगा, देन हमने क्या किया था माइनस टाइम्स cos बाई का cos बाई। ओके, तो ये नहीं घटेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि देखना चाहें तो यहाँ पे हमने किया था, फिर क्या किया था cos बाई का, इसको सेम टू सेम रखा गया था तब, इसका डिफ्रेंशिएशन किया था हमने, तो cos बाई सेम टू सेम था। हाँ, तो ठीक है, ये वाला क्या होगा, जो ये वाला नहीं घटेगा। ओके, तो आपका एक टर्म कट गया है, देन आपका जो दूसरा टर्म है वो आपको कैंसिल आउट नहीं करना है, तो क्योंकि वो हो ही नहीं रहा है, तो अब आपको क्या सिंपली सा कॉमन आउट लेना है, देन वहाँ पे देखना है कि कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिकली बचा क्या, -2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं -2 टाइम्स डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, तो यही बचा -2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने जो टर्म काटे हैं उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि मैं करके आ रहा हूँ, तो आप लोग खुद करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म जो हो गए वो रिमूव हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन आउट लेना है, दोनों चीज़ों को क्या करना था, प्लस करना था। ओके, तो करिएगा, देखिए सभी में क्या है, e टू द पावर जो -x है वो कॉमन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप चीज़ों को, तो e टू द पावर -x कॉमन है। यहाँ पे देखिए ये भी जो टर्म है वो माइनस का है, और ये भी जो टर्म है वो माइनस का है। ठीक है, तो cos बाई ये देखिएगा ऊपर लाइएगा, चलिए मैं इधर कर लेता हूँ, इसको मैं देख लूँगा। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को कॉमन आउट लेके e की टू पावर -x ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे बचा क्या बेसिकली, देखिए एक तो -cos बाई यहाँ से बचा, और -cos बाई यहाँ से बचा, डैट मीन्स -2 cos बाई। ठीक है, तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, और ये टर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, साइन वाई को कॉमन लीजिएगा। देखिए ध्यान से लीजिएगा, ये जो टर्म है ये माइनस का, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लीजिएगा, क्योंकि माइनस का आप देखिए, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्लस का साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, -x आएगा, प्लस वाई आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये टर्म साइन वाई का था, ये माइनस साइन -x प्लस वाई, एंड साइन वाई वहाँ पे आ गया। एंड अब यहाँ पे नीचे आइए, ये साइन वाई के साथ क्या आ रहा है, x प्लस वाई। ठीक है ना, तो x प्लस वाई। ओके, देखिए मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एक भी फॉल्ट आपका पूरा क्वेश्चन बर्बाद कर देगी, तो इस वजह से। ठीक है, तो ई पावर मैंने पहले ही ले लिया था -x प्लस वाई, एंड इस केस से यहाँ पे हम लेंगे तो x प्लस वाई। ठीक है, तो ये टर्म भी आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एंड देन अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ, ये देखिए ऊपर वाला टर्म तो हो गया, मैंने कर ही दिया आपको, तो इसको हटा देते हैं। एंड देन बात करते हैं cos बाई की, तो cos बाई अब क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस वाई बच गया। ठीक है, आप नीचे से देखेंगे तो यहाँ से भी x प्लस वाई आ गया, डेट मीन्स x प्लस वाई। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ आपको आई है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए, तो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी यहाँ से, -2 डेवर v अपॉन डेवर x। ठीक है, तो एक चीज़ की फ्रेंड्स फिर से ज़रूरत पड़ जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि देखिए आप जब f ऑफ z निकालेंगे ना, f डैश z निकालना पड़ेगा, जिसमें डेवर u अपॉन ओके सही है, डेवर u अपॉन डेवर x प्लस आई टाइम्स डेवर v अपॉन डेवर x निकालेंगे, जिसने आपको डेवर v अपॉन डेवर x निकल आया, बट डेवर u अपॉन डेवर x नहीं निकाल पाया, तो उसको निकालने के लिए वो स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए फिर से लिखते हैं वही स्टेप, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए तो इरेज नहीं करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, तो आपको एक टर्म जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले सबसे फटाफट। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एडिट कर दे रहा हूँ वीडियो को, उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डेवर यू अपॉन डेवर एक्स को फाइंड आउट कर लिया है, तो आप इसे मैच आउट कर सकते हैं। आप जैसे मैंने डेवर वी अपॉन डेवर एक्स को फाइंड आउट करने के लिए एडिशन किया था दोनों इक्वेशन का, वैसे ही आप यदि उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप डेवर यू अपॉन डेवर एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आप इसे मैच कर लीजिएगा, ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स यही आएगा। ओके, अब देन बात करते हैं, ऐसे भी कुछ ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, देन बात करते हैं। तो उससे पहले एक और चीज़ फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका ये माइनस आएगा। ओके,
तो आप जब सॉल्व करेंगे आप ने या फिर आपको पता भी होगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 का डिवाइड दे देता हूँ सभी में, या फिर आप जो कट रहे हैं उसे काट लीजिए, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे y और y आपका 2y हो जाएगा, देन तो 2y मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और याद रखना ये जो मैं आगे लिख दिया है ये हमें पीछे लिखना चाहिए था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इनटू में है, ये एंगल नहीं है। ओके तो यहाँ पे जो टर्म आएगा ये आपका क्या आएगा, 2y आएगा। ओके ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे ऐसा भी करिए, इसको कोष्टक में कर दीजिए तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बाई बाई कैंसिल आउट हुआ है तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यार, 2 से 2 काट दीजिए, कॉमन आउट लेके, ठीक है ना, 2 काट दिया। अब ये माइनस साइन को एडजस्ट करेंगे तो दिस साइन विल बी प्लस, दिस साइन विल बी माइनस एंड दिस साइन विल बी ऑल्सो माइनस साइन। ओके तो आपका जो डेवर v अपॉन डेवर x है ये आ गया एंड डेवर u अपॉन डेवर x ये आ गया। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे z को, तो उसको देखते हैं। ठीक है तो f ऑफ z की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे, तो आप लोग सभी ने पढ़ रखा होगा मिलने मेथड। तो मिलने मेथड क्या होता है, f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी। एफ ऑफ जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हमें एफ ऑफ जेड निकालने के लिए यू और वी चाहिए, बट हम यू और वी को तो कैलकुलेट नहीं कर पाए। हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, डेवर वी अपॉन डेवर एक्स एंड डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को यदि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे हमें ये टर्म्स मिल जाएंगे। देखिए मिले या नहीं मिले, हमें यहाँ पे डेवर यू अपॉन डेवर एक्स भी मिल गया और डेवर वी अपॉन डेवर एक्स भी मिल गया। कब मिला ये, जब हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया एस एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ये होता है मिलने मेथड। ठीक है मिलने जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये मेथड दिया था, इसलिए इसे मिलने मेथड कहते हैं। ओके तो इसका यूज करके हम लोग एफ ऑफ जेड ईजिली निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये जेड कॉमा जीरो पे निकालनी पड़ती है हमें। ठीक है जेड कॉमा जीरो पे, और क्योंकि हमें एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड एंड यहाँ से भी इंटीग्रेशन कर देंगे इस होल टर्म का डी जेड के रेस्पेक्ट में प्लस सी। तो इतनी सी चीज़ करनी है और हमें एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ जेड बराबर ये होता है। ठीक है देन उसको हमें जो टर्म दिए, यदि आप वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ निकाल रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सा इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, देन मिलने मेथड यूज करके फिर क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को z कॉमा जीरो पे एवेल्युएट करना है, देन उसको स्टेप से ऐड करना है। ऐड तो करना ही करना है क्योंकि ऊपर वाले को ही लेके चल रहे हैं। तो स्टेप से आप जब सॉल्व इस पूरे टर्म को कर लोगे उसको क्या करना है, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। देन एक कोई कॉन्स्टेंट आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो इंटीग्रेशन करते हो तो एक कॉन्स्टेंट आता ही है। ओके तो इतना सा चीज़ है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस में क्लासेस में। ठीक है तो आपको ये पता होगा। चलिए तो इस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स को हमें किस पॉइंट पे निकालना है, जेड कोमा जीरो पे। तो इसको एवेल्युएट करेंगे तो y की जगह आपको जीरो रखना है एंड x की जगह आपको z रखना है। तो y की जगह जीरो, दिस टर्म गोज टू जीरो, यहाँ पे फिर से जीरो रखेंगे तो साइन जीरो इज जीरो एंड देन यहाँ से फिर से साइन जीरो इज जीरो। तो ओवरऑल टर्म इज गोज टू जीरो, क्योंकि सभी टर्म आपके क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ये पूरा टर्म किसको इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये टर्म आपका मीनिंगलेस है, तो इसका मतलब ये टर्म पूरा के पूरा जीरो हो गया। अब बात करते हैं डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, ये कहाँ जा रहा है। ठीक है तो यदि आप इसकी जगह जेड कोमा जीरो रखोगे, ध्यान से देखना, एक्स बराबर जेड रखना है और वाई बराबर जीरो। एक्स जेड रखोगे देन ई की पावर माइनस जेड, ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि एक्स की जगह आपने जेड रखा है। देन कोष्टक, ध्यान समझना, यदि आप कॉज बाई कॉज जीरो का वन होता है 1, यहाँ पे साइन वाई है तो ओवरऑल टर्म गोज टू जीरो एंड देन यहाँ पे कॉज वाई है, कॉज जीरो इज 1 एंड यहाँ पे एक्स है तो जेड, और माइनस का है देन माइनस जेड। ओके तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई है। ओके फ्रेंड्स तो आपका जो बेसिकली टर्म बचेगा वो ये वाला है, ये वाला तो जीरो के इक्वल हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं कर रहा है, अब इसका हमें कोई काम नहीं है तो इरेज कर देते हैं, और नीचे वाला तो जीरो के इक्वल हो ही गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स अब इसे सॉल्व करिए। तो यहाँ पे एफ डैश जेड, और एफ डैश जेड का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डी जेड। यहाँ पे डी जेड आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे। ठीक है तो एफ ऑफ जेड
इज इक्वल टू द, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इसकी वैल्यू आपको 0 आई थी तो 0 प्लस आई टाइम्स, अब इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली, e टू द पावर माइनस जेड 1 माइनस जेड डी जेड। अब डी जेड मैंने बाहर लगाना है, ओके, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि 0 का ऐड करोगे तो बात वही है, और प्लस कोई एनी कॉन्स्टेंट सी, ओके। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू, आप जब इंटीग्रेशन आई को बाहर ले लीजिए, ई की पावर माइनस जेड 1 माइनस जेड डी जेड प्लस सी, और इंटीग्रेशन आप सभी को आता ही होगा, तो फास्टली इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ओके, तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। आई इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व करेगा, मैं इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इसको सेकेंड मान ले रहा हूँ, तो फर्स्ट सेम टू सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन माइनस ई टू द पावर माइनस जेड, ओके, देन माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन -1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी, ओके, देन आई भारी रहेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस जेड एंड माइनस माइनस प्लस जेड ई टू द पावर माइनस जेड, ओके, एंड देन माइनस, और इसका इंटीग्रेशन फिर से माइनस के साथ आएगा, डेट विल बी द प्लस माइनस जेड प्लस सी। ये साइन माइनस के साथ आ रहा है, ये टर्म प्लस के साथ आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। द आंसर विल बी ई जेड ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। अब हम अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ओके, तो आंसर मैच करते हैं। द आंसर ए ऑप्शन जेड ई टू द पावर जेड, तो जेड ई टू द पावर जेड तो नहीं आया है, देन द सेकंड ऑप्शन आई जेड ई टू द पावर जेड, तो ई टू द पावर जेड नहीं आया है, एंड द थर्ड ऑप्शन आई जेड ई टू द पावर माइनस जेड, यस, तो यही ऑप्शन ट्रू है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द ट्रू ऑप्शन। एंड देन मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, यदि आप इसको ध्यान से नहीं करोगे तो आप 100% इसको गलत करके आओगे और आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो कि आपकी डिस्प्ले पे आ रहा होगा। चलिए, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। आपको एक क्या कह रहा है, मेरे साथ एक बार रीड कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी, क्लोज इंटीग्रेशन है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड टू जेड माइनस 1 डी जेड, वेयर सी इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1, ओके, जिसका जो सेंटर है वो 0 दिया गया है, मतलब ऑरिजिन दिया गया है, एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वी, और कह रहा है इज, तो आपको एक क्लोज इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी दे रखा है और सी को आपको एक यूनिट सर्कल दे रखा है, ठीक है, सी रिप्रेजेंट द सर्कल, और ये आप जानते हो ये जो इक्वेशन दी जाती है सर्कल की होती है, आप इजीली से ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, तो अभी ड्रॉ भी करेंगे। और ये जो दे रखा है वो ये है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड टू जेड माइनस 1, ठीक है, डी जेड। अब इसकी आपको वैल्यू निकालना है कि वैल्यू इसकी क्या है। आप सभी जानते हैं जब आप इसके सिंगुलर पॉइंट्स निकालोगे, डेट मीन्स जेड टू जेड माइनस 1 को आप इक्वल टू 0 रखोगे तो आप यहाँ से z बराबर 0 और z बराबर 1/2 को निकाल पाओगे, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इस फिगर को, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, इसके सिंगुलर पॉइंट्स, इस जो आपको रीजन दिया गया है अलोंग जो सी कर्व दिया गया है इसके अंदर लाई करने चाहिए, तो हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यदि इसके अंदर लाई नहीं करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो लाई करेगा तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 0। तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ऑफ रेडियस 1, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ओके। z बराबर 0 बिल्कुल मिडिल में होगा, तो ये तो इसके अंदर है, z बराबर 1/2, तो 1/2 क्या होगा, ध्यान से देख लो, 1/2 यहाँ कहीं होगा, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, तो आराम से आप वेरीफाई कर पाओगे कि ये जो 1/2 ये सब अंदर ही हैं इसके, ओके। तो फ्रेंड्स अब करते हैं, चलिए, तो आपको करना क्या है, इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि आपको 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉइंट उसके फिगर के अंदर आ रहे हैं, ओके। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगाइएगा, फाई ऑफ सी, एक को ऊपर लिख दीजिए 1 टाइम, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आपको। आप 0 के लिए यहाँ पे निकाल रहे हो, डेट मीन्स जेड माइनस 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको जो चाहिए होता है जेड माइनस ए टाइप का चाहिए होता है, द पॉइंट ए इन द रीजन, ओके। और देखिए जो रीजन था
इसमें दोनों जो ए थे ये रियल नंबर्स थे, तो ये रियल नंबर्स एक्स पे लाई करेंगे तो 0 यहाँ है और 1/2 यहाँ आएगा। ओके, तो याद रखना आप लोग, यदि आई के साथ आते तो ये वाई एक्सेस पे मूव करते। ओके, तो ये भी चीज़ आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पे आप dz लिख दीजिएगा। यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान से रखनी है, वो क्या है वो बता देता हूँ। z/2z-1 dz। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपने अभी निकाले थे जो सिंगुलर पॉइंट्स थे वो क्या थे, z बराबर 0, 1/2, बट यहाँ पे जो z-1/2 नहीं बन पा रहा है, तो आपको z-1/2 बनाना है, अदरवाइज आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो z-1/2 बनाने के लिए आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन लोगे आप तो 1/2 बाहर आ जाएगा एंड देन यहाँ पे z-1/2 बन जाएगा। तो अब आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप दोनों में यूज कर पाओगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πi f of a, f of where the a is, देखिए f of a where the a is z-a और a is here is equal to 0, then f of 0, okay, plus 1/2 into 2πi f of a, here the value of a is 1/2, याद रखना। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये f of 0 और f of 1/2 कैसे निकालेंगे। f of 0 निकालने के लिए जो f of z है वो ये काम वर्क करेगा, और f of 1/2 निकालने के लिए जो f of z का वर्क करेगा वो ये करेगा। ठीक है, तो अब दोनों की हेल्प लेके f of 0 और f of 1/2 हम निकाल लेंगे, देन वी गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2πi f of 0 यहाँ से निकालिए, 0 + 1 0 - 1 डेट मीन्स -1, अब यहाँ से प्लस रखिए और ये 2 से 2 मैंने काट दिया, दैट मीन्स πi इंटू, अब 1/2 आपको यहाँ पे रखना है, दैट मीन्स 1/4 + 1 अपॉन 1/2। ये चीज़ समझ में आया आपको। ठीक है, तो अब इसका कोई वर्क नहीं है तो इसे भी रिमूव कर देते हैं एक बार और, 1/4 + 1 1/2। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एंड देन दिस इज -2πi प्लस ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2πi और ये 4 बन जाए 5/4। ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, सॉरी 5/4। ओके, यहाँ से आप 2 से 2 जा कर सकते हो, तो डेट मीन्स यहाँ से 2 हटा दो तो ये आ जाएगा 5/2। तो अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो -4πi प्लस 5πi/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे और सॉल्व करोगे तो देन πi/2। तो अब आंसर आप मैच कर सकते हो कि कौन सा आंसर है। ओके, तो द आंसर इज द ऑप्शन फर्स्ट इज द ट्रू ऑप्शन। देन वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन which is related to Rauch's theorem। ठीक है, आई थिंक यू रीड द Rauch's theorem in your lectures class, जहाँ से भी आपने लेक्चर्स पढ़े हैं या फिर आपके बैचलर्स में आप पढ़ के आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे आपने Rauch's theorem का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखिए, एक फंक्शन आपको लेट फाई ऑफ जेड आपको दे रखा है कुछ भी, ठीक है, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो 2 पार्ट्स में आप जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, आपको एफ एंड जी में आपको डिवाइड करना होता है इस फंक्शन को। ध्यान से समझना, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन में यदि आप मैंने लगा दिया तो कोई बात नहीं, कोई भी इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल इन जेड, इन टर्म्स ऑफ जेड। तो जेड के टर्म में एक कोई इक्वेशन है, उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और एक आपको कोई भी एक कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है, उस कर्व के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह दे रखे होंगे। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके ऊपर उस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। चलिए, द क्वेश्चन इज ओके, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने, और इक्वेशन जो दे रखी है आपको वो फाई ऑफ जेड क्या दे रखी है, z⁻7 - 5z3 + 12 = 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें आपको ये नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है किस किस, लाइंग बिटवीन द सर्कल्स। आपको 2 सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, z = 1 एंड मॉडुलस ऑफ z = 2। इनके बीच में आपको नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका यूनिट सर्कल हो गया ऑफ रेडियस 1, और ये आपका सर्कल हो गया ऑफ रेडियस 2। आपको इसके बीच में नंबर ऑफ रूट्स बताने, मतलब इस रीजन में कितने नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं।
तो रोचीज थ्योरम का यूज हम नंबर ऑफ रूट्स बताने में ही करते हैं, क्या कितने रूट्स किस फिगर में किस सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। ओके, यदि अब समझिए कैसे करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एफ प्लस जी ऑफ जेड टाइप में, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ जेड क्या होता है, एफ हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एफ है। अब हमें सबसे पहले रीजन बताना है कि किसके लिए हम नंबर ऑफ रूट्स निकालने वाले हैं। यदि हम इस रीजन के लिए नंबर ऑफ रूट्स निकालना चाहते हैं तो ये जेड बराबर 1 इस सेगमेंट में पुट करिए। ये आपके इस पूरे इक्वेशन में कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो जिस टर्म का वैल्यू इस वैल्यू पुट करने से ज़्यादा आएगा, डेट मीन्स यहाँ पे पुट करोगे 1 आएगा, यहाँ पे आपका आप पुट करोगे 5 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, बड़ा टर्म देखना है। तो सबसे बड़ा टर्म 12 है, तो एफ भी वैल्यू हम जो सिलेक्ट करेंगे वो 12 करेंगे। ओके, और बचा हुआ जितना भी टर्म है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे जी। डेट्स वाई भी से एफ प्लस जी इज इक्वल टू 5 ऑफ जेड। ओके, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो एफ प्लस जी बनेगा वो हमेशा 5 ऑफ जेड बनेगा। और एफ को सिलेक्ट करने की प्रोसेस मैंने समझा दी, ठीक है। अब एफ को प्रोसेस समझा दी, अब क्या बात करना है कि आपको अब निकालना है, यदि देखिए एफ जो टर्म आएगा उसके पास भी जीरोज होंगे, ठीक है, और इस पूरे इक्वेशन के पास भी जीरोज होंगे। तो चीज़ ये होती है कि यदि आप एफ ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड निकालते हो, ध्यान से समझिएगा, यदि आप एफ ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड निकालते हो तो उसका जो लेस देन 1 आ जाता है, उसका रेशियो लेस, एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड का रेशियो निकालो, उसका मॉडुलस निकालो, वो लेस देन 1 आ जाता है। देन ये जो चीज़ है ये क्या इम्प्लाइज करती है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 5 ऑफ जेड। मतलब जो एफ के पास जीरोज होंगे वही जीरोज 5 ऑफ जेड के पास होंगे, ठीक है। तो यही रोचीज थ्योरम है। ओके, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने। बट देखिए जब थ्योरी पढ़ते हैं तो वो अलग ही मैटर रहता है, बट अभी जल्दी जल्दी समझाया तो आई थिंक जिनको समझ में आ गई बहुत अच्छा बात है, और जिनको नहीं आया तो परेशान नहीं हो, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो करते हैं से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना क्या है वो आप चेक करिएगा। यहाँ आपको जो 2 सर्कल दे रखे हैं इनके बीच में निकालना है। तो आपको क्या कैसे निकाल पाओगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले Z1 के रूट्स निकालूंगा, फिर Z2 के रूट्स निकालूंगा। उसमें क्या करूँगा, Z2 के रूट्स में से Z1 के रूट्स घटा दूंगा, देन हमें बिटवीन मिल जाएंगे। मतलब एरिया जैसा सिस्टम है, जैसे एरिया नहीं निकालते बड़े सर पूरा सर्कल का एरिया छोटे सर्कल का निकाल लो, पूरे बड़े सर 2 का भी निकाल लो, छोटे का घटा दोगे तो बीच का आ जाएगा। तो वही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, Z1 के रूट्स का मतलब इस में जितने रूट्स होंगे वो निकाल लूँगा, ठीक है। इसके बाउंड्री पे भी होंगे वो सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड देन इसके, और देखिए इस मॉडुलस ऑफ 2 में ये मत समझना कि इतने ही रूट्स आएंगे, ये पूरे को नीचे कवर करेगा इसमें। इसका मतलब इसमें इसके भी सारे रूट्स इसमें मिल जाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, तो फिर क्या करूँगा मैं, तो इस वाले जो सर्कल में रूट्स पाए जाएंगे उसको घटा दूंगा, तो जो आपके पास रूट्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, ओनली मिडिल का बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले फॉर दिस केस, ठीक है, तो इसके लिए निकालते थे। इसके लिए कैसे निकाल पाएंगे, पहले आपको मैंने क्या बताया, सिलेक्ट करिए एफ ऑफ जेड क्या होगा। तो एफ ऑफ जेड आपको सिलेक्ट करना है, वो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, 12 होगा। जो क्या आप पुट करिए, सबसे बड़ा टर्म क्या है, 12 है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे एफ ऑफ, अब जी ऑफ जेड क्या बचा, जी ऑफ जेड जेड क्यू जेड टू द पावर 7 माइनस 5 जेड टू द पावर क्यू, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड इज इक्वल टू द, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी। तो अब हमें जो निकालना है वो बेसिकली क्या निकालना है, जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड। ये लेस देन बनाना चाहिए। शायद मैंने इससे पहले आपको जी ऑफ जेड नीचे लगा दिया, तो उसे आप वेरीफाई कर लेना। जो एफ ऑफ जेड होता है ये वाला टर्म हमेशा नीचे आएगा जो आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक यदि गलत लिखा दिया तो वो आप चेक कर लीजिए, ये जो चीज़ है वो लेस देन बनानी चाहिए। तो करते हैं इसे, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालते क्या आती है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जी ऑफ जेड की वैल्यू रखिएगा जेड क्यू जेड टू द पावर 7 माइनस 5 जेड क्यू अपॉन एफ ऑफ जेड, डेट मीन्स 12, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडुलस को अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मॉडुलस ऑफ जेड टू द पावर 7 माइनस का प्लस कर दिया, और 5 मॉडुलस ऑफ जेड टू द पावर क्यू अपॉन 12 का मॉडुलस 12 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस दे वो
ये जो टर्म हो जाएगा ये लेस देन हो जाएगा और ये जो टर्म हो जाएगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये आप इनइक्वलिटीज़ जानते हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई भी थी। अब आपको क्या करना है, ये मॉडुलस ऑफ जेड इसके लिए निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा किससे, 1 + 5/12, ओके। यही तो होगा 1 + 5 × 1 6/12, डेट मीन्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये तो इक्वल ही रहेगा, खैर ये रहेगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर 6/12, ये 6/12 हो जाएगा और ये फिर से आप काटोगे तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 आप जानते हो ये क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, ये आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, ओके। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, लेस देन 1 आ रही है। तो ये जब लेस देन 1 आने लगती है तो ये जो आपको ये f ऑफ जेड है, तो f ऑफ जेड के पास जो जीरोज़ हैं वही जीरोज़ होते हैं इसके पास, ठीक है, फॉर दिस केस। तो इसका मतलब जो छोटा वाला सर्कल है इसके अंदर कितने जीरोज होंगे, जितने f ऑफ जेड के पास होंगे। f ऑफ जेड के पास कितने जीरोज है, एक भी नहीं। तो इस सर्कल में इस इक्वेशन के पास कोई भी जीरो नहीं होगा। डेट मीन्स फॉर फर्स्ट केस आई हैव नो जीरोज फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पास फॉर फर्स्ट केस के लिए कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो नो जीरो। ये चीज़ समझ में आई। देन आप सेकंड केस की बात करते हैं, तो मैं डायरेक्टली अब निकाल रहा हूँ। तो आपको क्या रखना है, f ऑफ जेड नीचे रखना है क्योंकि हम इसे सेलेक्ट करते हैं, और ऊपर g ऑफ जेड रखना है, बचा हुआ पार्ट। इसकी वैल्यू ध्यान से देखिएगा, 2 के लिए सेलेक्ट करिए, सबसे बड़ा टर्म क्या आएगा, सबसे बड़ा टर्म आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट z⁴ आएगा, जिसे हमें क्या रखना है, नीचे रखना है, अपॉन ऊपर आप बचा हुआ टर्म रख दीजिए, तो -5z³ + 12। समझ में आ गया। देन ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये किसके हो जाएगा, 5z² + 12 अपॉन z मॉड ऑफ z का 7, ओके। और मॉड ऑफ z की वैल्यू आपको 2 निकालना है, दैट मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 और 2 का क्यू आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यू आप जब करेंगे 8 5 जा 40 + 12 40 50 52, आप वेरीफाई कर लीजिए। 2 का आप क्यू करेंगे देन 8 5 जा 40 40 और 10 50 50 + 2 52 एंड टू द पावर 7 इज 2 to the power 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 and 64 2 128, ठीक है। तो ये आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमेशा 1 से तो लेस होगी, ठीक है। ये चीज़ तो आपको वेरीफाई है ना। तो ये जब 1 से लेस हो गई तो रोचीज थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई, और उसके अकॉर्डिंग दिस कंडीशन इम्प्लाइज क्या करती है कि जितने जीरो f ऑफ जेड के पास होंगे, और f ऑफ जेड आपने क्या माना था, z⁴ तो आप जानते हैं इसके पास कितने जीरोज़ हैं, 7 जीरोज़ हैं। तो इसके पास जितने जीरोज़ होंगे उतने ही जीरोज़ इस पूरी पॉलिनोमियल के पास होंगे इस सेगमेंट के लिए। तो ये जो बड़ा सर्कल है ये छोटे सर्कल को भी अपने में क्या करे हुए, अंदर करे हुए, मतलब बड़े सर्कल के अंदर ही छोटा सर्कल आ रहा है। तो पूरे एरिया में कितने 7 जीरोज़ है, और आप छोटे सर्कल के यदि जीरोज़ घटा दोगे डेट मीन्स 7 - 0, क्योंकि छोटे सर्कल में तो जीरोज आ रहे हैं वो 0 हैं, और 7 - 0 करेंगे तो बिटवीन कितने आएंगे, 7 ही आएंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो छोटा सर्कल इसमें एक भी नहीं आ रहा, जितने जीरोज आ रहे हैं इसके मिडिल पार्ट में ही आ रहे हैं, ओके। तो आई थिंक द आंसर विल बी द 7 ऑफ, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ जीरोज इन बिटवीन 2 सर्कल्स जो है वो आंसर है वो 7 है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाने का ट्राई किया है। बैट से इस क्वेश्चन को आप करना चाहें तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, बट यहाँ पे हो सकता है 5 to 10 मिनट्स लग गया। चलिए, द आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए मैं बता चुका हूँ आप सभी लोगों को, यदि आपको पता होगा तो आप सभी कर भी लोगे। देखिए, द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z - 1 + मॉडुलस ऑफ z + 1 = 3। और ये सभी जानते हो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही जस्ट लाइक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करा हुआ है सॉल्व, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे करता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कराया नहीं है, और ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे, कुछ अजीब भी क्वेश्चन थे, तो मज़ा आया वो वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा। एंड आप लोग नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ 2019 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।